एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये सजेशन देना चाहती हूँ ये स्टार्ट करने से पहले कि हम दो सीरीज़ में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एक में हम एनसीईआरटी कवर करते जा रहे हैं जिसमें हमने पूरी क्लास 6 कवर की है। क्लास 7 के भी सिर्फ 2-3 चैप्टर बचे हैं, 3 चैप्टर बचे हैं जिसको हमको कवर करना है और हम उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेकेंड टाइप में हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि हम कैरेक्टराइज क्लासीफाइड करके पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने ये एम्पेरिकल हिस्टोग्राफी किया है, ठीक है। तो जितने भी ब्रिटेन के जो लोग थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, जो हम पे रूल करने आए थे और उन्होंने एंशंट हिस्ट्री के बारे में लिखा, उनके बारे में जितनी भी आपको इंट्रोडक्टरी नॉलेज चाहिए वो आपको सब इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप एक स्टोरी वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 7 की हिस्ट्री, मतलब जो हिस्ट्री वाला सीरीज़ है उसको फॉलो कर सकते हैं। पर अगर आप क्लासीफाई वे में पढ़ना चाहते हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने वीडियो में आते हैं। तो देखो, एम्पेरिकल हिस्टोग्राफी का क्या मतलब था कि जो ब्रिटेन के लोग आए, है ना, जो वहाँ जब कॉलोनियल रूल आ गया तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने हमारी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को लिखना शुरू किया, ठीक है। तो अगर तुम कोई भी चीज़ लिखते हो तो पहले स्टार्टिंग से लिखना शुरू करोगे, है ना। पहले ऐसा थोड़ी कि पहले अभी के चैप्टर लिख दिए फिर बाद में लिख रहे हो, नहीं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? जनरली बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना। ऐसे ही हमेशा पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो सीधे क्लास 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, एसएसटी की, या क्लास 11th की पढ़ते हैं, जबकि बहुत सारा जो बेसिक होता है वो क्लास 6-7 में पढ़ा दिया जाता है। अब जैसे जैसे कंटिन्यू करोगे ना आपको समझ में आएगा कि कितनी लिंक और कितना डिस्कशन होता है जो क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी में रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब इन लोगों ने लिखना शुरू किया तो इन लोगों ने पहले एंशियंट हिस्ट्री लिखा, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे कि जो एम्पेरिकल हिस्टोग्राफी थी, मतलब जो कॉलोनियल रूल के लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री लिखी, उन्होंने हमारी हिस्ट्री कैसे लिखी, ठीक है। और तो बहुत ही बुरे तरीके से हमारी हिस्ट्री को दर्शाया गया था। जो एसेटिक सोसाइटी थी, ठीक है, वो बंगाल में पाई जाती थी। उन्होंने 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी कह सकते हैं आप इसको, 1784 में हमारे बारे में, एंशंट हिस्ट्री के बारे, एंशंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया, ठीक है। ये बहुत सारे जो हिस्टोग्राफर्स थे इन्होंने लिखना शुरू किया, बट दिक्कत ये थी इन्होंने कोई फेयर मीन से नहीं लिखा। मतलब कि ऐसा नहीं था कि ये आए और इन्होंने जो देखा वो लिखा या इनको जो समझ में आया वो लिखा, ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बहुत सारे अपने डोमिनेंस शो करने के लिए जो है वो हिस्ट्री लिखी है हमारी। डोमिनेंस इन द सेंस, डोमिनेंस का मतलब कैसे समझाऊँ मैं, मतलब उनका ज़्यादा प्रभाव दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन वाले लोग थे उनका धर्म क्रिश्चियन था, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी, वो सबके ऊपर राज कर रहे थे, कॉलोनियल रूल कर रहे थे। तो वो इन दो चीज़ों को ये दर्शाना चाहते थे कि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो जब उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री लिखी तो उन लोगों ने क्या शो किया कि इंडियन एंशियंट हिस्ट्री जो है, जो इंडिया का इतिहास है, वो बहुत बुरा रहा है, उसमें कुछ अच्छा नहीं था। और जितने भी हिंदुओं का जो समाज था, जो रिलीजन था, वो बहुत ख़राब था, ठीक है। और हम जब आए, जब ब्रिटेन वाले लोग आए तो हमने समाज सुधार किया, हमारी गुलामी में भारत जो है वो ज़्यादा डेवलप कर रहा है, ये दिखाना चाहते थे। इसलिए हम इस जो इन्होंने लिखा उस पर फेथ नहीं कर सकते, ठीक है। आप जब भी एम्पेरिकल हिस्टोग्राफी के बारे में आप पढ़ोगे, इन लोगों के बारे में पढ़ोगे, तो इन लोगों ने कोई भी ऐसा कुछ था ही नहीं जो इन्होंने बेसिक लॉजिकल चीज़ एक्सप्लेन की हो या कोई लॉजिक लेके चले हो। ये जो सुनते थे ये वही लिख देते थे, ठीक है। इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? मैक्स मिलर, जे एस मिल और विलियम्स जोन्स, कार्ल मार्क्स और एफ डब्ल्यू हेगल। आप इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। जो फोर्थ हैं इनके बारे में हम पार्ट 5th में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके बारे में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि जो कार्ल मार्क है, इनको जो मार्क्सिज्म थ्योरी थी, अगर किसी ने नाम सुना हो, आई थिंक पास सैम्पल पेपर या पास्ट ईयर पेपर में भी आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे हम। पहले हम मैक्स मिलर के बारे में बात करते हैं। ये इंसान जर्मनी के थे, ठीक है। पर ये क्या करते थे, ये ब्रिटेन में रहते थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इनको पैसे दिया करती थी, किस चीज़ के लिए? ताकि जो इंडियन लिटरेचर हैं,
एंशंट लिटरेचर, जैसे तुम पुराण मान लो या वेद मान लो, इनको ये ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में, ठीक है, इनको ट्रांसलेट किया करते थे। और इन्होंने बहुत अचीवमेंट, बहुत सारी जो संस्कृत की लैंग्वेजेस, बहुत सारी जो संस्कृत की बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया था। पर और वही चीज़ आ जाती है, आप इनकी बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये इंस्पायर्ड बाय हिज रिलीजियस बिलीफ, ये अपने रिलीजियस बिलीफ, जैसे ये क्रिश्चियन थे तो इनके हिसाब से क्या सही है, इनके जो पॉलिटिकल एजेंडा थे उस पॉलिटिकल हिसाब से क्या सही है, इस चीज़ को दर्शाया करते थे। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, ये दोनों कंट्री कैसी हैं, ये वही चीज़ें अपनी पब्लिक को बताती हैं, वही चीज़ें जनता को बताती हैं जिसमें हमेशा वो जीते हों, है ना। अगर वो हार भी जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि हम जीते हैं। जैसे पाकिस्तान की जो जनता है उसको यही पता है कि हर वॉर वही जीती है, पर ये सही नहीं है ना। ऐसे ही ये लोग करना चाहते थे, ये लोग ये शो करना चाहते थे कि चाहे जितना भी रिच हमारा कल्चर था, इंडियन एंशंट इंडिया था, पर वो ये शो करना चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत गरीब थे हम लोग, इसीलिए ताकि ये कॉलोनियल रूल को सपोर्ट कर सके, ठीक है। इनके ही गाइडिंग प्रिंसिपल पे विलियम जोन्स, मैक्स मिलर और विंसेंट स्मिथ, इन्होंने पूरा जो हिस्ट्री है वो 4000 BC तक लिखने का प्लान किया था। अब ये 4000 BC क्यों इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि जो बाइबल है उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ है ना वो 4004 BC में बनी है, ठीक है, पर इंडियन एंशियंट हिस्ट्री कहती है कि नहीं, अर्थ बहुत पुरानी है। अब ये चाहते थे कि ये चीज़ को गलत प्रूव किया जाए, इसलिए इन्होंने जो एंशियंट हिस्ट्री है वो 4004 तक लिखी, ठीक है। इन्होंने द मेजॉरिटीज ऑफ द वर्क डन ऑन इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग 18th और 19th सेंचुरी में काम किया गया। इवन 19th सेंचुरी से जो हमारे हिस्टोग्राफर्स थे, जो इंडियन हिस्टोग्राफर्स थे, उन लोगों ने भी अपनी राइटिंग्स लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। और ये प्री डेवलप इनका बिहेवियर था उसके हिसाब से ये लिखते थे, ये तो मैं बता चुकी हूँ, है ना। और इन लोगों के कारण, ये जो एम्पेरिकल हिस्टोग्राफर्स थे, इनके कारण जो इंडिया की हिस्ट्री है वो बहुत डिस्टॉर्टेड हो गई। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है, टूट जाना, बिखर जाना, खराब हो जाना, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है, देखो हमारी इंडियन बहुत रिच थे, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टैब्लिश था। इवन 12th सेंचुरी में आई गेस कोई फॉरेनर इंडिया आया था और उसने ये बात लिखी थी कि इंडिया इतनी अच्छी कंट्री है कि यहाँ कोई पुअर नहीं था, सब बहुत पीस से रहते थे, बहुत हारमोनी होती थी, ह्यूमैनिटी को लोग बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या हुआ, जब इन लोग यहाँ आए, इंडिया आए, तो उनको ये समझ में आया कि यहाँ का रिलीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा ह्यूमैनिटी का, इनका सिविलाइजेशन बहुत अच्छा था। लेकिन वो अगर ये चीज़ दूसरों को बता देते तो इनके ऊपर इन्फीरियरिटी कॉन्फ्लिक्स आ जाता, मतलब इनको ये रियलाइज़ होता कि हम बुरे हैं, तो जो अगर इनको ये लगता कि ये बुरे हैं तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता, इसलिए इन लोगों ने ये चीज़ नहीं की। जो बाकी हमारी संस्कृत बुक्स थीं उन सबको बहुत बुरे फॉर्म में दर्शाया गया, इसीलिए बीच में ये जो कल्चर इस्टेब्लिश हुआ कि इंडिया बहुत पुअर कंट्री है, वो इनके कारण हुआ। इन लोगों, ये इंग्लिश में लिखते थे और इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली लैंग्वेज थी, तो बहुत सारे लोग इनके राइटअप्स को पढ़ा करते थे। इनके राइटअप्स पढ़ने से लोगों को ये इन्फ्लुएंस हुआ कि इंडिया बहुत पुअर कंट्री है। ऐसा था नहीं, पर इन लोगों ने ऐसा इस्टेब्लिश कर दिया। इवन एक चीज़ इन्होंने कही थी अपने ही एक किसी इंसान से, मैक्स मिलर ने एक बात कही थी, इनको ये पता था कि जो इंडियन रिलीजन है वो बहुत अच्छा है, तो इन्होंने बोला था कि जो इंडियन रिलीजन है इट इज़ डूमिंग। डूमिंग का मतलब क्या है, एकदम सर पे है, बहुत ताज जैसा रहता है ना, वैसा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम क्रिश्चियनिटी नहीं ला पाते हैं यहाँ तो किसकी गलती होगी, मतलब इनको ये डर था कि अगर इंडियन रिलीजन के बारे में ये अच्छी बातें लिखेंगे, इंडिया की जो ह्यूमैनिटी थी, इन सब के बारे में अगर ये अच्छे से बढ़ चढ़ के बताएंगे या फिर जैसा लिखा है वैसा प्रदर्शित करेंगे, तो फिर क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, इसलिए ये बहुत डरे हुए थे। दूसरे आते हैं जेम्स मिल। जेम्स मिल वॉज अ टोटल प्रोपेगेंडिस्ट। इन्होंने हर बार प्रोपेगेंडा किया, पूरे इंडियन हिस्ट्री को इन्होंने प्रोपेगेंडा बना दिया। क्यों, ये कभी इंडिया नहीं आए, इनको इंडियन लैंग्वेज का कोई ज्ञान नहीं था, ना ये हिंदी जानते थे ना ये संस्कृत जानते थे, ठीक है, पर इन्होंने एंशंट हिस्ट्री लिखी इंडिया की। कितनी अजीब बात है ना,
इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड की। ये मैंने आपको बहुत बार बताया होगा कि जो ब्रिटिश के लोग थे उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटेन, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था विदाउट एनी लॉजिक एंड जस्टिफिकेशन। आई नीड टू राइट दिस, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, ये जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये एक चीज़ ये की थी कि जितनी भी इल प्रैक्टिसेस होती थी कंट्री में, जितनी भी बुरी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी कंट्री में, उन सब का इन्होंने नाम दे दिया था कि ये सब सिर्फ हिंदुओं की वजह से होती है। और तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि हिंदू बड़े ही अच्छे होते हैं या फिर कोई इल प्रैक्टिसेस थी ही नहीं इंडिया में, रही होंगी पर उतनी नहीं थी जितनी इन्होंने बताई, है ना। तो मतलब कोई इंसान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर तुमको उसका पूरा इंट्रोडक्शन देना है तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बतानी चाहिए। अगर तुम उसके बारे में सिर्फ बुरा बताओगे तो और मतलब सामने वाले के दिमाग में सिर्फ इमेज बुरे की ही जाएगी, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सिर्फ बुरी प्रैक्टिस के बारे में बताया ताकि वर्ल्ड में जो इमेज बने इंडियंस की वो कैसी बनी, बुरी बने। इनके एक और जो बहुत इरिटेटिंग सी बात थी वो ये थी कि उन्होंने बिना किसी लॉजिक के बुक्स लिख दी एंशियंट इंडिया के बारे में। और तो कोई तो लॉजिक लगाया होगा आई गेस, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अगर किसी इंसान को वो लैंग्वेज नहीं आती, अगर कोई इंसान वहाँ गया नहीं है, उसके बारे में वो किताब लिखा है, तो इट इज़ नॉट मोर लॉजिकल और डोंट हैव एनी जस्टिफिकेशन बिहाइंड इट। ठीक है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते आप, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हो। ठीक है, दूसरी इलॉजिकल बात ये थी, जो इन्होंने बुक लिखी वही पढ़ाई जाती थी स्कूलों में। जैसे हेनरी स्कूल था, हेनरी बर्ली स्कूल, और इस स्कूल की खासियत क्या थी कि जितने भी सिविल सर्विस सर्वेंट्स आते थे इंडिया में, है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आते थे ब्रिटेन के जो लोग, यंग लीडर्स, उन सबको यही पढ़ाया जाता था। तो उनके दिमाग में यही भरा जाता था कि इंडिया बहुत बुरी कंट्री है, तुम वहाँ रूल करने जा रहे हो तो तुम बहुत कर रहे हो, है ना। एक माइंड वॉश टाइप का क्रिएट कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ समझते हो। इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया ताकि जो लोगों के दिमाग में जो एक इमेज सेट होती है ना, जैसे क्या कहते हैं वो, स्टीरियोटाइप्स, है ना, एक स्टीरियोटाइप पहले से सेट करने में इन्होंने बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, और इन्होंने ही एम्फेसाइज द रोल ऑफ फॉरेनर्स इन एंशिएंट इंडिया। और इन्होंने ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत अच्छे से याद रखना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जेम्स मिलर ने कि जो अलेक्जेंडर था ये बहुत बायस्ड कल्चर के लोग थे। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए कि जितने भी एम्पेरिकल हिस्टोग्राफर्स थे ये लोग बहुत बायस्ड थे। ये लोग हर चीज़ को 2 तराजू में तोल के देखते थे कि अच्छा हमारे हिसाब से ये अच्छा है तो इसी को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो इनके लिए क्या था, जो वाइट पीपल थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, और जो ब्लैक पीपल थे और जो ब्राउन पीपल थे, जो हमारे स्किन कलर वाले, जो कहते हैं ना सांवले रंग वाले लोग, इन लोगों को वो कम प्रेफरेंस दिया करते थे। तो इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने लिखा कि जो अलेक्जेंडर था वो पूरा हिमालय से समुद्र तक, मतलब जम्मू कश्मीर से ये कन्याकुमारी केरल साइड तक, जो अलेक्जेंडर था उसने सब कुछ जीत लिया। विच मीन्स कि जिससे ये शो होता था कि जो ब्राउन लोग थे, जो हम लोग थे, उन लोगों की जो ग्रेटेस्ट आर्मी थी वो भी बहुत वीक हुआ करती थी। बट जो सही है वो क्या था, सही ये था कि जो अलेक्जेंडर था वो सिर्फ टच ही कर पाया था हमारे इंडिया के बॉर्डर्स को, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में शायद वो सिर्फ आके नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर में, हाँ शायद नहीं पक्का, नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर में सिर्फ वो आया था। और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था यहाँ की सेनाओं का, जब अलेक्जेंडर की सेना को ये पता चला था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी सेना में हाथी होते हैं, उसके बाद वो डर के भाग गए थे। ठीक है, वो चले गए थे, डर के भागना नहीं, चले गए थे आई शुड से। तो आप समझ सकते हो कि कितना झूठ इन्होंने अपनी पूरी किताब में कहा है। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि जो स्मिथ ने ये भी कहा, यहाँ कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल चीज़ नहीं होती थी, मतलब कहते हैं ना जंगल राज। उन्होंने बताया कि इंडिया में जंगल राज हुआ करता था, डिक्टेटरशिप। जो राजा बन गया बस बन गया, अगर वो पावरफुल है तो राजा है, नहीं तो कोई कल को आएगा बिना किसी रीज़न के मार के राजा को खुद राजा बन जाएगा। ये सब चीज़ें बोली जाती थी। बोलते थे सोशल इक्वालिटी नहीं है, एकदम ब्रूटलिटी है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आराम से सुख से जी रहा है, सब एक दूसरे को मार काट रहे हैं। एकदम नॉन जेंटलमैन वाली जो सोसाइटी होती है वो कहा गया था। ठीक है, तो इन्होंने जितनी भी चीज़ें कही इंडिया के बारे में ना, वो सब बहुत बुरी थी।
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो जस्टिफाई हो, लॉजिकली सही हो, ठीक है। इंडिया में बुरी चीज़ें थीं, जैसे सती कल्चर को मैं पर्सनली मानती हूँ कि सती कल्चर बुरा था, ठीक है। मैं पर्सनली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अगर कास्ट सिस्टम प्रोफेशनल की बेस्ड था पहले, बट धीरे धीरे अगर वो सिर्फ बर्थ के बेसिस में हो गया तो वो बुरा था, मैं ये पर्सनली मानती हूँ। बट बाकी जो चीज़ें अच्छी थी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाना बुरा था, मैं ये चीज़ भी मानती हूँ, ठीक है। तो इन्होंने दो जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नाम याद रखना, आप इनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में याद रखना, और ये बायस्ड थे ये चीज़ें याद रखना। क्योंकि अभी कार्ल मार्क्स के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो कार्ल मार्क्स को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो उसमें भी आपको ये समझना चाहिए कि फिर अगर कार्ल मार्क्स को लोग इंडियन लोग फॉलो कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट्स होंगे जिससे जो जस्टिफाइड होंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भी एंग्लर और कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, और वो भी कभी इंडिया नहीं आए थे और उनको भी इंडियन लैंग्वेज का कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, ये वही वाली बात है कि इन्होंने ये बोला कि 4004 BC में बाइबल में लिखा है कि अर्थ बनी थी, तो और एंशंट इंडियन कह रहे हैं कि बहुत पुरानी अर्थ थी, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इनको भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे लिख दिया इंडियन रिलीजन ने, ठीक है। और इन लोग को हमेशा डर बना रहता था, ये चीज़ याद रखना कि जो ये ब्रिटेन के लोग थे ना, ये हमेशा इस डर में रहते थे कि जो इंडियन रिलीजन्स बुक हैं, जब ब्रिटेन के लोग भारत आए तो उन्होंने इंडियन रिलीजियस की जो बुक थी वो पढ़ना शुरू कर दिया। अब इनको ये डर लग रहा था कि अगर लोग इनका एंशियंट इंडिया का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, बुक्स है, वो पढ़ेंगे तो इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। इसलिए उन्होंने उसको इंग्लिश में अवेलेबल कराया और गलत अवेलेबल कराया ताकि उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है। और ये लोग प्रमोट कर रहे थे संस्कृत लर्निंग को, क्यों? क्योंकि ताकि लोग जो संस्कृत लर्निंग है उसको पढ़ सकें, जो संस्कृत में लिखा हुआ है, और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर सकें। प्राइजेस दिए जाते थे, ठीक है। जब भी कोई ऐसा काम करता था कि जो संस्कृत लैंग्वेज है उस की बुक्स हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और उस रिलीजन को बुरा दिखाना, जब भी कोई ये काम करता था तो उनको प्राइजेस दिए जाते थे। तो ये हमारे इम्पेरियलिस्ट के बारे में है, इम्पेरियलिस्ट हिस्टोग्राफर्स के बारे में है। नेक्स्ट में हम इंडियन हिस्टोग्राफर्स के बारे में पढ़ेंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत डिफरेंस था। तो जो भी पॉइंट्स हमने इसमें पढ़े हैं उसको अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जब आप नेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको कंपैरिजन आना चाहिए। आप अपने आंसर को उतना ही अच्छा बना लोगे जितना आपको कंपैरिजन आ रहा होगा। एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।